वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर। मैं डॉक्टर संजन कुमार आपके लिए तैयार हूं फिर से करंट अफेयर्स की क्लास में। लेकिन जानते हैं यह विशेष कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन मैंने आपको कुछ विशेष टॉपिक के बारे में बताया था। आज मैं कुछ सामान्य सा प्रश्न में लेने वाला हूं। यहां पर तो हालांकि मेरी प्रवृत्ति रही है कि जब तक मैं आपको ना पढ़ाऊं तब तक मैं आपसे प्रश्न ना पूछूं, नहीं तो यह इनजस्टिस हो जाता है आपके लिए। आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो यह एक तरह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं मान के चलता हूं कि चूंकि वर्ष भर आपने तैयारी की है, लगातार आप तैयारी करते रहते हैं, तो आपको शायद जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। आज यह क्लास आपके लिए स्पेशली मैंने लगभग 20 क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो आपको यह तय करेंगे कि इस साल जो करंट अफेयर्स कुछ ऐसे चर्चा में रहे थे, जिन मुद्दों की चर्चा सभी क्लास में नहीं हो पाई थी, उनके ऊपर प्रश्न कैसे बन सकते हैं। यहां पर मैं इसी को लेकर के तैयार हूं आपके सामने, और मैं बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। यहां ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर कि मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। ध्यान से आप सभी चीजों को देखेंगे और आपसे अनुरोध होगा कि आप बहुत ही सावधानी से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और उत्तर देंगे। मैं पर्याप्त समय दूंगा आपको आंसर देने के लिए। आप बेहिचक इसको बढ़िया से पढ़ें, एक बार नहीं 3 बार पढ़ें, तब जाकर के जवाब दे। आंसर मुझे लगता है मिल जाना चाहिए। और कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं लाइव क्लास में आऊंगा तो फिर आपको सभी बातें डिस्कस करके मैं बता चुका होऊंगा। यहां पर आपका सभी टॉप मेंटर्स जो भी हैं यहां इस प्लेटफॉर्म पर ही, जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर हाजिर होते हैं। जागृति जी हैं, जिन्होंने कि आपके ही फ्रेंड हैं और इन्होंने अब ऑल इंडिया 2 रैंक सिक्योर किया हुआ है। और आपके ही प्लेटफॉर्म से गुड लर्नर जिनको कहेंगे, सबसे बेस्ट लर्नर कहेंगे इस साल के लिए। और ऑल इंडिया 2 रैंक ही नहीं बल्कि 9 है, 10 है, 13, 14, 16 एंड 20 सभी रैंक आपने सिक्योर किया हुआ है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। टॉप 20 में 7 रैंकर्स आप ही हैं और टॉप 50 में 15 रैंकर्स आप हैं। ओवरऑल 169 रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, अभी इसकी सूचना और भी आने वाली। मैं डॉक्टर संजन कुमार हूं, आप जानते हैं यहां पर हिस्ट्री एंड कल्चर में पढ़ाता हूं। एग्जाम मेड इजी यूट्यूब चैनल पर है, आपका ही चैनल है। कब पढ़ाता हूं? 5 PM में पढ़ा रहा होता हूं। और एप्लीकेशन पर भी मैं पढ़ाता हूं आपको 10 AM में। यहां पर स्पेशल क्लास के रूप में मैं यहां पढ़ा रहा होता हूं। फिर आप देखते हैं जो करंट अफेयर्स है आपके साथ अभी समय में बिल्कुल सुबह तैयार हूं आपके लिए। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी, जो पीटी और मेंस के हिसाब से इस चैनल पर मैं पढ़ा रहा होता हूं। ऐसे भी मैं पढ़ाता हूं आपके लिए वीकली एवरी वेडनेसडे 3 PM को मैं पढ़ाता हूं। कहां पर? एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूं। और वादा मैंने किया हुआ है कि तकरीबन मैं 50 ऐसे आपको प्रैक्टिस में लाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये संजन लाइव और डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी आपके दो सहायक हो जाते हैं। एक संजन लाइव आपको 10% की छूट दिलाता है, एक कोड है। और डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि आप यहां पर PDF प्राप्त करते हैं। जो भी क्लास का PDF है, खास करके YouTube के क्लास का PDF होता है, उसको आप यहां पर प्राप्त कर रहे होते हैं। यहां देखेंगे आइकनिक प्रोग्राम आपका एक बहुत प्रीमियम प्रोग्राम है, विशेष प्रोग्राम है। रोज मैं बताता हूं इसके बारे में कि यह 1-to-1 गाइडलाइन के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बना देता है आपको। और यहां पर एक पर्सनल मेंटर, आपकी जो टॉप मेंटर होते हैं, टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं। टेस्ट एनालिसिस भी टॉप एग्जाम एक्सपर्ट के साथ आप करते हैं, व्यक्तिगत तरीके से करते हैं। लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है, एक्सपर्ट गाइडलाइन है, स्टडी मटेरियल है, स्टडी प्लानर है। एवरीथिंग आपके लिए अवेलेबल हो जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, जो आईफोन का है उस पर जाकर के इसको डाउनलोड करिए। और यहां पर प्लस कोर्स के लिए फी आपको दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। आफ्टर 10% डिस्काउंट जो संजन लाइव डालने से मिल जाएगा, यहां जो कोड अप्लाई किया गया है, वहां पर 6 मंथ के लिए 36,000, 12 मंथ के लिए 44,000, 24 मंथ के लिए 64,000 एंड 36 मंथ के लिए 81,000 आपको मिल जाता है। आइकनिक प्रोग्राम के लिए आप 12 मंथ के लिए जाते हैं, यहां नहीं, ये तो कोड डालने से पहले का है। 12 मंथ के लिए 67,000, 24 मंथ के लिए 1,04,000 एंड 36 मंथ के लिए 1,38,000 समथिंग आपको देना पड़ जाएगा। बेहतरीन प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और 2-3 साल बाद देना है, उनके लिए 36 मंथ वाला प्रोग्राम बहुत बेहतरीन हो जाता है। यूपीएससी के ऑप्शनल को भी आप EMI पर खरीद सकते हैं।
36 मंथ के लिए केवल 1250 रुपए का ईएमआई बनेगा, 24 मंथ के लिए केवल 1500 का और 12 मंथ के लिए केवल 2063 रुपए का ही ईएमआई यहां पर बन पाता है। आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम होता है। ये मेरा प्रोफाइल है, जब आप जाएंगे एप्लीकेशन पर, आप जब देख रहे होंगे मेरा ये प्रोफाइल मिलेगा। सभी लाइव क्लासेस यहां पर अवेलेबल होती है, सबका पीडीएफ यहीं पर प्राप्त होता है, इसे आप ले सकते हैं। मैं बता दूं आपको, जो मेरी क्लासेस चलती है वह 10 AM में प्रायः चलती है, 10 बजे सुबह चल रही होती है, एक्सेप्ट बुधवार को थोड़ी सी क्लासेस और भी होती है, इसलिए यहां पर देखेंगे। ये स्पेशल क्लास का फीचर है, यहां इंटरेक्टिव क्लास हो जाते हैं, पोल फॉर द लर्नर्स है, राइज ए हैंड है, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स है, लेक्चर और एनी टाइम एनीवेयर आप इस क्लास को कर पाते हैं। बहुत बेहतरीन फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और यहां पर कुछ बैचेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। 18 अक्टूबर को आपके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है वह सिर्फ मुख्य परीक्षा के लिए स्टार्ट हो रहा है, ताकि ऑल इंडिया रैंक आपका सिक्योर हो पाए। बेहतरीन सा बैच होगा। और वीकेंड सिंप्लीफाइड बैच आपका करंट अफेयर्स के लिए भी एवरी सैटरडे को प्रारंभ होता है, उसके साथ भी आप ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन मौका आपको मिल जाता है। चलिए आज के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं यहां पर कुछ प्रश्नों को लेने वाला हूं आपके लिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा। और अगर आप उत्तर नहीं भी दे पाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर ओवरऑल जब करंट अफेयर्स पढ़ा दिया जाएगा, इन सभी के सवाल आपको मिल जाएंगे। यह एक रैंडम टेस्ट है, अचानक से टेस्ट लिया जा रहा है, ताकि यह जांचा जा सके कि आपने इस दौरान पढ़ाई की है या नहीं, या की है तो क्या आपने पूरी तरह से रिवीजन किया है अथवा नहीं किया है। इस वजह से यह टेस्ट आपके लिए विशेष हो जाता है। आप पूरी जान लगाएं, पूरा प्रयास करें कि मैं जरूर आंसर दूंगी जो भी बच्चे हैं, तो यहां मुझे लगता है सफलता भी मिलेगी। फिर आपके हेल्प करने के लिए मैं तो हूं ही, मैं आपको हेल्प करने के लिए आपके हेल्प के लिए मैं यहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हम पिक करते हैं। क्या कह रहा है? अंटार्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल के संदर्भ में, अभी हाल में जुलाई के आसपास यह चर्चा में रहा था। क्या कह रहा है? आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल है, या आर्कटिक क्षेत्र के सहयोग और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए सभी यूरोपीय देशों का मंच है। दूसरा है, हाल ही में इसके तीसरे सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तीसरा हो जाएगा, इसका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ को बढ़ाने के लिए स्वदेशी समुदाय, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को अवसर प्रदान करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, इसकी सूचना आप मुझे दे पाएंगे। मैं कुछ सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि आज मैं आपके चैट को नहीं देख पा रहा हूं, नहीं तो मैं और भी ज्यादा इंटरेक्टिव तरीके से आपसे रूबरू हो पाता। फिलहाल आपके पास कुछ मैंने शानदार क्वेश्चन डाले हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं अपने से, ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं तैयार कर पाऊं करंट अफेयर्स के लिए। आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, तो इसकी वजह से आपके चैट को मैं तत्काल तौर पर तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन जब आपका वीडियो चल रहा होगा तो मैं आपके चैट को देख रहा हूंगा। उस चैट बॉक्स में आप मेरा भी नाम देखेंगे, आपके साथ में जुड़ा हुआ रहूंगा। ध्यान रखिएगा, तब भी मैं जुड़ा रहूंगा, याद करिएगा। यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हो जाएगा आपका, मैं यहां पर व्याख्या करता चलूंगा, इसके लिए मैंने कुछ व्याख्या के संदर्भ भी दिए हुए। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल के संदर्भ में कथन 1, 2 असत्य है, गलत है, जबकि कथन सी ही यानी कथन 3 ही केवल सत्य है। आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल आर्कटिक क्षेत्रीय देशों में सहयोग और अनुसंधान पर चर्चा करने के लिए एक वैश्विक मंच है, और इस मंच के तीसरे सम्मेलन में जो उसमें तत्कालीन पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हुआ करते थे, उन्होंने यहां पर भागीदारी निभाई थी, प्रधानमंत्री ने भागीदारी नहीं निभाई थी। यह आपका आर्कटिक क्षेत्र है जो पूरा कवर कर रहा होता है। इसी क्षेत्र की बात हो रही है, इसी क्षेत्र के संसाधनों के दोहन के लिए, संसाधनों की सुरक्षा के लिए यहां पर इस टाइप के कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सोरोपोड्स डायनासोर, उसी समय जुलाई के आसपास यह चर्चा में रहा था। सोरोपोड्स डायनासोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? हाल ही में इसका अवशेष नागालैंड के मिकिर पहाड़ियों से, ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है,
भले यह करंट अफेयर्स में पूछे ना पूछे, इसलिए जरूर पूछा जाएगा कि यह किसी भौगोलिक संकेतन यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहा है। यहां क्या कर रहा है, नागालैंड के मिकिर पहाड़ियों से प्राप्त हुए। पता नहीं नागालैंड में मिकिर पहाड़ी है भी या नहीं, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपको पता होगा। इसका अवशेष टाइटेनोसीरियन प्रजाति के जैसा है और यह केवल भारतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहां भी शब्द प्रयोग में आए केवल शब्द का, तो सचेत होकर के देखिएगा, बहुत सावधानी से इसका आकलन करिएगा कि क्या केवल की बात हो रही है, केवल सच में भारत में पाया जाता है या पूरे विश्व में पाया जाता होगा। इन सभी बातों को बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, और एक, दो तथा तीन। क्या इसका आंसर हो जाएगा, जरा कुछ सेकंड का समय लीजिए, वैसे पढ़ने में मैंने पर्याप्त समय आपको दिया हुआ है। तो क्या इसका आंसर होगा, हाल ही में इसका अवशेष न्यूजीलैंड के मिकिर पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। न्यूजीलैंड नहीं बल्कि नागालैंड के मिकिर पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है। दूसरा है इसका अवशेष टाइटेनोसोरियन प्रजाति के जैसा ही है, यानी वैसी ही प्रजाति का है और यह केवल भारतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा कथन सही है, तो आप आंसर यहां दे चुके हैं, तो आप मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी का मतलब केवल 2 है। हाल ही में मेघालय के पश्चिमी खासी हिल जिलों के आसपास क्षेत्र में सोरोपोड्स नाम से ज्ञात लंबी गर्दन वाले डायनासोर के जीवाश्म की हड्डी के टुकड़ों की पहचान की गई है। लेकिन यह केवल भारत में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह भारत के अलावा अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में भी पाए जाते हैं। इन नवीनतम निष्कर्षों में मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के बाद मेघालय भारत का ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां पर की सोरोपोड्स की हड्डियां मिली हुई है। और जो मिकिर पहाड़ी है वह भी मेघालय में पाया जाता है बच्चे, नागालैंड में नहीं है। थोड़ा सा मैप पर भी आप देख लेंगे, मैप पर देखेंगे, मैंने बार बार कहा है कि अगर कोई स्थल चर्चा में आया किसी भी कारण से, चाहे आर्थिक कारण से, राजनीतिक कारण से, भौगोलिक कारण से, पर्यावरणीय कारणों से, आपकी ज्योग्राफी का क्वेश्चन वह बना देता है। ज्योग्राफी का अधिकांश प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। इसी मायने में आपको लगेगा कि मेघालय के बारे में पूछ रहा है, लेकिन मेघालय के बारे में इसलिए पूछ रहा है ताकि क्योंकि वहां पर यह चर्चा के केंद्र में रहा हुआ है। क्लियर सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर्कटिक काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी आर्कटिक काउंसिल की बात हमने की थी। आर्कटिक काउंसिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, इसमें सदस्य के रूप में केवल आर्कटिक परिध्रुवीय देश शामिल है, यानी आर्कटिक के आसपास जो देश हैं केवल वही सदस्य के रूप में शामिल है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल जैसे ही आप शब्द का देखें तो आप उसको गलत ही मान लें, लेकिन सावधानी से विचार करें। अगर केवल कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है, वनली कहा जा रहा है, इसका मतलब मे बी पॉसिबल कि उस पर जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा है भारत को इसमें एक पर्यवेक्षक का दायरा प्राप्त है, और तीसरा है इसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा से की गई थी। इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों, 2 तथा 3, 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे, जरा जल्दी से देंगे। मैं भी यहां पर आंसर देने की तैयारी करता हूं, इसलिए मैंने क्या किया है कि हर प्रश्न के साथ व्याख्या को भी शामिल कर लिया है, ताकि मेरे अनुपस्थिति में भी आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाएं। क्या कह रहा है, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। डी क्या आंसर कह रहा था, 1, 2, 3 तीनों सत्य है। इसका मतलब है कि आर्कटिक काउंसिल या परिषद आर्कटिक देशों के साथ ही आर्कटिक के देशज समुदाय और अन्य निवासियों के बीच सहयोग, समन्वय और अनुक्रिया बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय है, जिसकी स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा से। ओटावा कहां है भैया, आप लोग बता सकते हैं ओटावा है कहां, यह भी आपके लिए जरूरी होता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक एक शब्द को आपको लेके चलना है। अब ऐसे खाली पढ़ लेंगे कि ओटावा घोषणा पत्र, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहां ओटावा की बात हो रही है। कनाडा में है क्या, आप लोग को पता होगा, ज्यादा आप लोग तो ज्यादा होशियार हैं, तो आप कह सकते हैं कि ओटावा एक्चुअल में कहां है। वहीं पर एक बैठक हुई थी, उसके माध्यम से इसकी तैयारी की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए की गई थी। ध्यान रखिएगा, यूज्ड कुकिंग ऑयल जिसको आप यूज कर लेते हैं, उससे बायोडीजल बनाया जाना है, यानी हाइड्रोकार्बन को समाप्त करने के लिए यूज्ड कुकिंग ऑयल को यहां पर इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। क्या कह रहा है,
इसकी शुरुआत अगस्त 2019 में यूज्ड कुकिंग ऑयल से उत्पादित बायोडीजल की खरीद के लिए की गई थी। दूसरा है, हाल ही में इस योजना के तहत 2012 में ओएनजीसी के पिकली हल टर्मिनल से, पिकली हल कहां है, टर्मिनल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति की गई है। यह ध्यान रखिएगा। पिकली हिल कहां आपने सुना है, कभी हिस्ट्री वगैरह में सुना है क्या पिकली हल, और कहां था, है या नहीं, ध्यान रखिएगा। ओएनजीसी में पिकली हल है का है या कहीं कर्नाटका में है, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा सा बस संकेत दे दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और दोनों दोनों में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के संदर्भ में कथन केवल एक सत्य है, दूसरा बिल्कुल असत्य है, मैंने आपको संकेत दिया था। और यहां पर आंसर क्या होगा, हाल ही में इस योजना के तहत इंडियन ऑयल के टिकरी कला टर्मिनल से, पिकली हल नहीं, इंडियन ऑयल के जो हरियाणा स्थित है टिकरी कला टर्मिनल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति की गई है। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि भारत में बहुत सारे इतने बड़े पैमाने पर कुकिंग ऑयल तो जनरेट होता ही, हर घर में होता है। तो अगर उसको हम यूज कर पाते हैं तो इसका एक डीजल हमारे लिए, डीजल का एक विकल्प हमारे लिए बन सकता है। बहुत बेहतरीन आपके लिए न्यूज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी बातों को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है का मतलब गलत हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, पहला है, सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है। दूसरा है, डीआरडीओ ने गो ग्रीन पहल के रूप में विश्व ऊर्जा दिवस यानी 22 अप्रैल के दिन इस संयंत्र को लॉन्च किया था। तीसरा है, इसे आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा किया जाएगा। और चौथा है, इस संयंत्र में बेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। कैडमियम, बेनेडियम, लिथियम, खास करके लिथियम बैटरी की चर्चा आप लोग अक्सर सुनते होंगे, और यहां पर बेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक के प्रयोग की बात की जा रही है। क्या इसका आंसर होगा, जरा देखेंगे। इनमें कहा गया है कि कौन सा गलत है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है। ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट, मेरे विचार से तो आंसर इसका होना चाहिए ये वाला बी होना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय सेना ने किया था। यह सेना की पहल है, डीआरडीओ की पहल नहीं है। यह भारतीय सेना ने गो ग्रीन पहल के रूप में विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को लॉन्च किया था, ताकि अपना काम चला सके सोलर एनर्जी से। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या कहता है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूं क्वेश्चन को, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन को किया जा सके। आज मैं आपसे चैट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें भी समय बच रहा है। अदरवाइज मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के साथ, हर बच्चे के आंसर को देख करके एक एक चीजों को समझाते हुए चलो। लेकिन यह आपका प्रीमियर क्लास है, लेकिन आप ये समझिएगा कि मैं आपके क्लास में बना हुआ हूं, मैं इस क्लास को देख रहा हूं। जब ये क्लास आपको लाइव मिल रही होगी तो मैं इस क्लास को देख रहा होऊंगा, तो आपके साथ रहूंगा। आप देख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में मैं उपस्थित हूं वहां पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपके सामने फेस टू फेस उपस्थित रहूंगा। इसकी वजह से चूंकि अभी कोई लाइव क्लासेस नहीं चल रही है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करके दिया है, ताकि आपका समय बेकार न जाए, जो पढ़ने की आदत है वो उसमें आप भटक न जाए। इसलिए मैंने आपको रिकॉर्ड करके यह दिया हुआ है, लाइव करके। मैं लाइव आपके साथ जुड़ा हुआ हूं आपके चैट बॉक्स में, आप देख लीजिए मेरी उपस्थिति को। चलिए, SARS-CoV-2 वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें आनुवांशिक सामग्री के रूप में RNA होता है। SARS-CoV-2 ये अलग वायरस है, जो अभी आप कोविड-19 देख रहे हैं ना, ये अलग है, ये अलग है। इसमें कह रहा है कि इसमें आनुवांशिक सामग्री के रूप में RNA का होता है। दूसरा है कि वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके से SARS-CoV-2 वायरस को पहचानने के लिए मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को सचेत करने के लिए एक मैसेंजर RNA का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। इनमें से क्या आपका सही हो जाएगा, आंसर क्या होगा, क्या देना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं, यहां पर सी हो जाएगा। SARS-CoV-2 वायरस के संदर्भ में उपयुक्त दिए गए दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। इसमें मैंने बहुत ज्यादा आपको नहीं उलझाया था, ये कुछ बताया गया है कि जैसे RNA वाला सिस्टम देखते हैं, और किस प्रकार से इसके कोविड वाले में आपने देखा कि ये जो
क्राउन बना होता है, जो प्रोटीन रिसेप्टर होता है, यही आपके प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाता है। या आरएनए में जाकर के मिल जाता है, आरएनए तो होगा ही होगा, यह समझ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में जारी ग्लोबल एनुअल डिकेडल क्लाइमेट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में जारी किया जाता है। दूसरा है, इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 2021 से 2025 तक अस्थायी रूप से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। ध्यान रखिएगा, इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 2021 से 25 के बीच में अस्थायी रूप से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। 5 डिग्री समझ लीजिए, अभी संघर्ष हमारा 1.5 डिग्री के लिए चल रहा है, 1.5 डिग्री के लिए चल रहा है कि 1.5 डिग्री भी अगर बढ़ गया तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, यानी पृथ्वी पर बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या, लेकिन वो अस्थायी रूप से बात हो रही है, लेकिन यहां अस्थायी रूप से बात हो रही है कि तापमान के बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, और ना तो एक ना ही दो। इनमें से क्या आपका सही हो जाएगा? क्या आपका सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी आ जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल एनुअल डिकेडल 10 ईयर क्लाइमेट रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 21-25 के बीच में अस्थायी रूप से, यानी टेम्पररी रूप से यहां पर 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई, लेकिन यह अस्थायी होगा। या क्या होगा? अस्थायी होगा। अगर पृथ्वी 5 डिग्री सेल्सियस अगर गर्म हो जाता है अस्थायी रूप से, तो फिर पृथ्वी का विनाश होना है। अगर 3 डिग्री तक भी चला गया तो भी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लगभग 70% जीव जंतुओं का विनाश हो जाएगा अगर अस्थायी रूप से 3 डिग्री बढ़ जाए तो। 5 डिग्री में तो खैर फिर कहने की ही बात नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए यहां पर मौजूद आपको नहीं मिल पाऊंगा। इतनी सारी समस्याएं यहां पर खड़ी हो जाएंगी। कि क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कहता है। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौते ज्ञापन को मंजूरी देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह समझौता भारत, ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के मध्य हुआ है। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत के उद्योगों को ब्रिटेन में तथा ब्रिटेन के उद्योगों में भारत में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा देना है, शुल्क मुक्त स्थापना की सुविधा देना है। और तीसरा है, इससे भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवर, आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण के माध्यम से लोगों को क्या किया जाएगा? प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, डीबीटीएल कह दीजिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। तार्किक ढंग से सोचिएगा, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव नहीं है? सभी प्रश्नों के साथ आप विचार करेंगे तभी उत्तर देने की कोशिश करिएगा, तभी उत्तर आपको देना है। ऐसे आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा 1 and 2, 2 and 3, only 1, 1, 2 and 3। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आशा करता हूं कि आपने सोच लिया होगा। यहां आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? केवल एक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किसी भी विदेशी संबंध में आज तक तो नहीं लागू किया था। आपने कैसे सोच लिया जिन्होंने कि सबको सही मान लिया था? आपको सुनने में भले अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे तथ्य हमेशा सत्य नहीं होते हैं। कह रहा है, यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार यानी इंग्लैंड के सरकार, स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच किया गया है। और यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? वीजा प्रक्रिया को उदार बनाना है ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं, कुशल पेशेवरों को आने जाने में सहूलियत हो सके और उसका प्रवास सरल हो सके। इस समझौता ज्ञापन से क्या होगा? भारतीय छात्र, शिक्षाविद और शोधकर्ताओं, पेशेवर और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अगर ऐसे वैदेशिक संबंधों में किया जाने लगा तब तो बड़ा अनर्थकारी हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अभी वेनेडियम की चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले ही वेनेडियम की चर्चा हुई थी, उसी के संदर्भ में यहां पर यह प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है कि वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह संक्रमणकालीन धातु होने के साथ ही बिजली का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। दूसरा है, इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यान के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यान, ध्यान रखिएगा यहां भी शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यान के निर्माण में किया जाता है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक है।
इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है? एक तथा दो दोनों, दो और तीन, एक और तीन, उपयुक्त में से सभी, यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। इनमें से क्या सही होगा? जल्दी से करिएगा। यह एक संक्रमणकालीन धातु होने के साथ ही बिजली का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। दूसरा है, इसका उपयोग केवल अंतरिक्ष यान के निर्माण में किया जाता है। तीसरा है, चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें से कौन सा सही है? एक और दो, दो और तीन, एक तीन और उपरोक्त में से सभी। आंसर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। आंसर जो इसका होने वाला है वह आपका हो जाएगा सी। सी का मतलब यहां जानिएगा, यहां एक और तीन हो जाएगा, दो हमारा गलत हो जाता है। उपयुक्त दिए गए कथनों में एक और तीन सत्य है जबकि दो असत्य है, क्योंकि वैसे तो चीन वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, किंतु भारत में वेनेडियम पहली बार अरुणाचल प्रदेश में जनवरी 2021 में पाया गया था। वर्तमान में भारत विश्व में 4% वेनेडियम का उपभोग करता है। वेनेडियम एक संक्रमणकालीन यानी माध्यम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला धातु है। धातु होने के साथ ही गर्मी और बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। इसको स्टील को मजबूत बनाने में किया जा सकता है, परमाणु रिएक्टर बनाने में किया जा सकता है, अंतरिक्ष वाहन में किया जा सकता है, स्टील का जो मिश्रित धातु है उसको बनाने में किया जा सकता है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बनाने में किया जाता है, तो सोलर पैनल वगैरह में भी यह यूज होता है। केवल शब्द जब भी आता है उसको बहुत ही सावधानी से देखने की आपको जरूरत होगी, बहुत सावधानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या कहता है। प्रतिरक्षण रणनीति 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिरक्षण रणनीति 2030 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दशक 2020-30 के लिए वैक्सीन और टीकाकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी अतिव्यापी वैश्विक दृष्टि और रणनीति का निर्धारण करता है। दूसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3 को प्राप्त करने में योगदान देने वाला है। और तीसरा है, वैक्सीन दशक 2020-30 को निर्धारित किया गया है, यानी 2020-30 को वैक्सीन दशक निर्धारित किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो, दो और तीन, केवल तीन और उपरोक्त में से सभी, यानी 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। क्या इसका आंसर आप देना चाहेंगे? कहीं कुछ अंदाज लग रहा हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जब मैं यहां सामने नहीं हूं और जब मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, टॉपिक को पढ़ाया नहीं है, तो हो सकता है कि आपको जवाब देने में दिक्कत हो रही होगी। लेकिन यहां पर जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, यह जो प्रश्न मैं दे रहा हूं वह एक रैंडम टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसका मतलब है कि साल भर में आपने जो पढ़ाई की थी वो बहुत अच्छी तैयारी आपकी थी, और आपने अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको एक बार और रिवीजन की जरूरत होगी। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। प्रतिरक्षण रणनीति 2030 के संदर्भ में कथन 1 2 गलत है और 3 केवल सत्य है, क्योंकि प्रतिरक्षण रणनीति 2030 दशक 21-30 को वैक्सीन और टीकाकरण के लिए महत्वाकांक्षी अतिव्यापी वैश्विक दृष्टि और रणनीति निर्धारित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह के मध्य इसको लॉन्च किया गया था। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। मैंने इसीलिए थोड़ी सी व्याख्या आपको इसके साथ डाल दी है ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जरा देखिए। कहता है, एक्सियोम मिशन 1 सभी मिशन को आपको एक साथ पढ़ना होगा। जो भी अंतरिक्ष का मिशन होता है उसे एक साथ पढ़ना समझना होगा। एक्सियोम मिशन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष मिशन है। आपको याद होगा, आई थिंक आपने पढ़ा है, मुझे पता है। यह अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है। दूसरा है, इसके तहत भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ध्यान से पढ़िएगा, भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। तीसरा है, इसको निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स, इसरो और नासा के सहयोग से भेजा जाएगा। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सत्य है। सभी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी जाकर के आपको आंसर सही मिल पाएगा। 1 and 2 ओनली 1 and 3 1 2 3। क्या आपने सुना है कि भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है? क्या आपने सुना है इसको निजी अंतरिक्ष कंपनी जो स्पेस एक्स है उसको इसरो और स्पेस एक्स के बीच में कोई कभी समझौता हुआ हो? भाई निजी अंतरिक्ष कंपनी है और सरकारी कंपनी है, दोनों अलग अलग दिशा में काम करती है या नहीं करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ संकेत देने की कोशिश की है। इसका आंसर अब तक आपको मिल चुका होगा आई थिंक।
तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे का दोनों कथन सिरे से गलत दिख रहा था, दोनों कथन सिरे से गलत था। यह पहला निजी अंतरिक्ष मिशन है जिसे AX-1 मिशन के रूप में जाना जाता है। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। निजी अंतरिक्ष यात्रियों का पहला समूह पृथ्वी की परिक्रमा कर रही इस अंतरिक्ष प्रयोगशाला में 8 दिन बिताने के लिए जाएगा और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यह यात्रा करने वाला है था। ध्यान रखिएगा, इसलिए यहां पर इसरो वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या कहता है। बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोडीजल, बायोडीजल का मतलब है जिस डीजल में बायोडिग्रेडेबल कुछ चीजों को मिलाया जाता है उसको बायोडीजल कहेंगे, यानी जिसमें फॉसिल नहीं होगा उसको बायोडीजल कहेंगे। बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल, खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट से मिलाकर किया जाता है। दूसरा है बायोडीजल में पेट्रोलियम नहीं होता है। और तीसरा है यह गैर विषैला और बायोडिग्रेडेबल होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2 तथा 3, केवल 2 तथा 3, सी हो जाएगा 1 and 2, डी हो जाएगा 1 and 3। इनमें से क्या सही हो जाएगा बायोडीजल के संदर्भ में? तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं हो। इसका उत्पादन पशु वसा, वनस्पति तेल और खाद्य पदार्थों के अपशिष्ट तेल से किया जाता है। दूसरा है बायोडीजल में पेट्रोलियम नहीं होता है। तीसरा है यह गैर विषैला यानी यह विषैला नहीं होता है और बायोडिग्रेडेबल भी होता है। इनमें से क्या सत्य है? 1, 2, 3, 2, 3, 1 तथा 2 और 1 तथा 3, क्या इसमें सत्य हो जाएगा? आप ध्यान से देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 तथा 3 तीनों सत्य हो जाएगा। जो भी कथन दिए गए हैं सभी सत्य हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल को वैसे चीजों से तैयार किया जा रहा है जो अपने बायोडीजल को वैसे चीजों से तैयार किया जा रहा है जो खुद डिग्रेडेबल हो जाता है, यानी खुद ही नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ब्रिक्स समूह को एक समूह के रूप में अस्थायी प्रतिनिधित्व दिलाना। ध्यान रखिएगा सभी बातों को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ब्रिक्स समूह को एक समूह के रूप में, एक ग्रुप के रूप में प्रतिनिधित्व दिलाना। ब्रिक्स सदस्य देशों ने अपनी पहली रोजगार कार्य समूह बैठक में उपरोक्त में से किस मुद्दे पर सहमति बनाई थी? केवल 1 तथा 2, केवल 2, 1, 2 तथा 3 और केवल 3। इनमें से क्या सही हो जाएगा? क्या सही हो जाएगा? बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ब्रिक्स समूह को एक समूह के रूप में प्रतिनिधित्व दिलाना। क्या आंसर होगा? 1 and 2, only 2, 1, 2 and 3 and only 3। क्या आंसर देना चाहेंगे आप? दे रहे होंगे आई थिंक। आंसर हो जाएगा ए। इस बैठक के दौरान चर्चा के लिए मुख्य एजेंडे में श्रम बाजारों का औपचारीकरण, श्रम बाजारों में ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देना, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक की भूमिका और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी जैसे विषय को यहां पर शामिल किया गया था। बेहतरीन क्वेश्चन था आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना बनती है। कल ही एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्तमान में एलआईसी इस बैंक का प्रमोटर के साथ है और साथ ही प्रबंधन का नियंत्रण भी उसके पास है। दूसरा है भारत सरकार के पास इस बैंक का 100% शेयर है, यानी 100% है। तीसरा है 2021-22 के बजट में 200 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या इसका सही आंसर होगा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 तथा 2 दोनों, केवल 1 तथा 3, 1, 2 तथा 3। ध्यान से आप करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्या भारत सरकार के पास इस बैंक का 100% यानी 100% शेयर है या नहीं? अगर 100% शेयर है तो एलआईसी के पास क्या है? क्या एलआईसी के पास खाली नियंत्रण है, यानी कंपनी सरकार की है, चलाती एलआईसी है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होता है क्या कंपनी नियम में? सभी चीजों को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा। क्या कर रहा है? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। केवल 1 का मतलब है कि पहला तो ठीक है, लेकिन यहां पर सरकार के पास 100% शेयर धारिता होती तो इसका मतलब क्या होता? एलआईसी इसमें होता है नहीं। प्रमोटर किस बात का भाई?
प्रमोटर तभी होगा ना जब आप शेयर धारक यहां पर होंगे। और 2021-22 के बजट में 200 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संदर्भ में एक और दो सत्य है, क्योंकि यहां पर भारत सरकार और एलआईसी द्वारा बेची जाने वाली अपनी अपनी हिस्सेदारी की सीमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श से बैंक पुनर्गठन के समय तय किया जाएगा, यानी उसके विनिवेश की चर्चा अभी की जा रही है। और क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या कहता है, उसी विनिवेश से यह सवाल आया हुआ है। क्या कहता है? सरकार द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहला क्या होता है कि सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। दूसरा है सरकार की संबंधित उपक्रम में संपूर्ण हिस्सेदारी समाप्त हो जाती है। क्या विनिवेश की प्रक्रिया बढ़ाने से सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी समाप्त होती है? आप विचार करेंगे। तीसरा है विनिवेश की प्रक्रिया केवल कंपनी से कंपनी को शेयर हस्तांतरण के माध्यम से पूरी होती है। इनमें से क्या सही होगा? ध्यान से पढ़िएगा, इकोनॉमी पर आपकी बहुत गहरी पकड़ है, मुझे पता है। यहां पर आपको बहुत सही से जवाब देना होगा। क्या सही होगा? 1, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 2 एंड ओनली 1। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जरा मैं बता देता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वह आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाता है, आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। कोई भी विनिवेश की प्रक्रिया अगर होती है, विनिवेश की प्रक्रिया होती है तो सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी समाप्त नहीं होती है। यह तय होता है कि कितने परसेंट का विनिवेश किया जाना है। अगर 100% हिस्सेदारी सरकार की होती और 100% शेयर अगर बेच लिया जाता, तब कहते हैं कि 100% शेयर हमारा समाप्त हो गया, सरकार का शेयर समाप्त हो गया। तीसरा है विनिवेश की प्रक्रिया केवल कंपनी से कंपनी को शेयर हस्तांतरण के माध्यम से नहीं होता है, यहां व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। आप भी शेयर बाजार से शेयर खरीद करके विनिवेश की प्रक्रिया में हिस्सेदारी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लॉट होते हैं जो खुदरा निवेशकों के लिए भी आरक्षित रखे जाते हैं ताकि सबों की भागीदारी बढ़ सके। और आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ओनली 1 हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। राइट, चलिए 4-5 क्वेश्चन और देखेंगे फटाफट। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है और कई कंपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है। आमतौर पर इन कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया होता है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री या ऑफर जारी कर सकती है, जो खुदरा और संस्थागत निवेशक दोनों में से कोई ले सकते हैं। केवल कंपनी टू कंपनी नहीं ट्रांसफर होता है, ठीक है। और विनिवेश की इस प्रक्रिया के जरिए सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी में अपना मालिकाना हक घटा देती है, ठीक है। ये सारी बातें यहां पर लागू होती है। अगर 51% हिस्सेदारी है तभी आपको वहां पर मालिकाना हक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 अभी भी चर्चा में रहा है और तब भी पहले भी चर्चा में रहा था। यहां पर हमने देखा कि मिड डे मील योजना का नाम बदल गया है, लेकिन अब मैंने यह सवाल आपसे पुरानी योजनाओं को लेकर के पूछा है। क्या इसका आंसर होगा? जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को, ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 5 तक, यहां एज नहीं कहा जा रहा है, यहां कहा जा रहा है कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को यह दिया जाता है डायरेक्ट फूड ट्रांसफर। बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने से संदर्भित है। दूसरा है, हाल ही में इस योजना को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जोड़ दिया गया है कि अगर बच्चा स्कूल नहीं आएगा तो भी उसे यहां डायरेक्ट अकाउंट में उसको ट्रांसफर मिल जाएगा। तीसरा है, यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती थी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जरा बताएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही मैंने इस न्यूज, 2 दिन नहीं बल्कि 7-8 दिन पहले ही मैंने इस न्यूज को डिस्कस किया था आपके लिए। जो लास्ट सितंबर मंथ था वहां पर राष्ट्रीय पोषण स्कीम वाला यहां पर कुछ बातें चल रही थी, जिसके तहत मिड डे मील योजना का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया था, उसके क्राइटेरिया को भी यहां पर परिवर्तित कर दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो गलत हो जाएगा, यहां पर 1 से 5 तक नहीं होगा, यानी पहली से लेकर के 8वीं तक होता था। लेकिन अब इसमें और भी परिवर्तन आ गया जब हम देखते हैं बाल वाटिका से, यानी बिल्कुल बच्चा 1 वर्ष से लेकर के, अब जो कवरेज आएगा वर्ष के तौर पर अगर देखेंगे तो 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को यहां पर सुविधा
मिल जाएगी। 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को सुविधा मिल जाएगी। यहां 2 और 3 दोनों सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। राइट, चलिए सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत छात्रों को नकद प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देने की बात की है। ऐसे प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को यहां पहले कवर किया जाता था, अब तो खैर बालक से ही, पहले तो क्लास 1 से था, लेकिन अब बाल वाटिका से यानी 1 साल से ही कवर किया जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिए क्या कहता है। 17 कहता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत में आए चक्रवात से लोगों की सुरक्षा करने से। दूसरा है कोविड-19 के दौरान लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने से। तीसरा है मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे हुए परेशान भारतीयों को वापस लेने से। चौथा है भारत के नागरिकों को रोमांचक सामुद्रिक यात्रा को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने से। ऑपरेशन समुद्र सेतु का नाम आपने सुना होगा। समुद्र सेतु का मतलब क्या होगा? यहां पर एक सेतु का काम कर रहा है, यानी कुछ चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या होगा? पुल वुल नहीं बना रहे, सेतु का मतलब पुल होता है, लेकिन यहां पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो आंसर हो जाएगा, शायद आपको बनाने में शायद बी और सी के बीच में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आंसर इसका हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। जो विदेशों से ऑक्सीजन की सप्लाई कोविड-19 के दौरान दिक्कत बाधित हो गई थी, सेकेंड वेव के दौरान, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर बहुत सारे कंटेनर भेजे गए थे, ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जा सके देश में, और काफी सफलता भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना की कोविड-19 में ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट था वह जरूर था यहां पर बहुत सारे लोगों को वापस लाने के लिए, ठीक है ना। और यहां पर अप्रैल 2021 में क्या होता है, ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट जो है के तहत पिछले साल मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे हुए परेशान भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। सेकेंड क्या था? ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए था। 3 क्वेश्चन और भी देखेंगे। बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दूसरा है, असम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य है। इनमें से कौन सा सत्य होगा? क्या है यहां पर कह रहा है, असम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, यानी बाढ़ की जो रिपोर्टिंग प्रणाली होगी वह डिजिटलाइज तरीके से बताने की बात की जा रही है। इसे असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दूसरा है, असम डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा यह सत्य होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर जो हो जाएगा, आपको मुझे लगता है कि बता देना जरूरी होगा। आंसर बी हो जाएगा। या राज्य असम प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी मैंने थोड़ी सी व्याख्या भी दी है, केवल 2 सही होगा। जरा देखिए क्या कहता है। डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली FRIMS राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के द्वारा विकसित किया गया था। इसलिए आंसर 1 ऑप्शन 1 गलत हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या कहता है। हाल ही में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी, मैंने पहले कहा ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये करंट में भले चर्चा में रहा है लेकिन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा है। यह किस देश में है? इंडोनेशिया, कांगो, हवाई द्वीप और चिली। किस देश में होगा? अगर याद हो तो आप जवाब दे सकते हैं। यहां पर क्या देश होगा? मुझे लगता है अगर याद होगा तो बेहतर तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य। चूंकि मैं आपसे चैट नहीं कर पा रहा हूं तो समय यहां पर बीतते देर नहीं लगती है। और यहां पर माउंट नीरागोंगा रवांडा और युगांडा के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा के निकट कई ज्वालामुखियों में से एक है और हाल ही में यहां पर यह विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। और लास्ट क्वेश्चन होगा युवा योजना के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। युवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन रॉन्ग है, कौन सा कथन गलत है? क्या कहा जा रहा है कि ए, इसका क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। बी है, इसके तहत 20 से 30 वर्ष के आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या केवल युवा 20 से 30 वर्ष का ही होता है या 40 वर्ष भी इसमें जोड़ सकते हैं? आप बताएंगे।
और सी हो जाएगा, इस योजना में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर मैं यहां लिख देता उपरोक्त में से सभी, तब आपके लिए और भी चुनौती हो जाता, क्योंकि आपको अगर सीधा सीधा याद नहीं आ रहा होगा तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें ज्यादा बढ़ जाएंगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है यह पूछा जा रहा है, यहां पर हो जाएगा बी, क्योंकि यहां 30 वर्ष नहीं है बल्कि यह क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। जरा व्याख्या देख लीजिए। युवा का अर्थ होता है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यह एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है जो भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते लेखकों को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। यानी 20 और 30 का जो कैपिंग है वह आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल 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 गलत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। यह था आज के कुछ प्रश्न। यहां पर मैं चूंकि आपसे चैट नहीं कर पाया तो इसके लिए मैं डायरेक्ट क्लास में चैट नहीं कर पाया, वैसे तो चैट में कर ही रहा हूं आपसे, ध्यान रखिएगा। आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपको पता ही है, आपके साथ चल रहा है मेरा, क्योंकि आप भी क्लास देख रहे हैं, मैं भी क्लास देख रहा हूं। लेकिन यह प्रीमियर पर क्लास लगाना आवश्यक था, क्योंकि इस दौरान कोई भी लाइव क्लासेस नहीं चल रही थी, लेकिन क्लास आपका जाया हो जाता। इसलिए मैंने कुछ 2 दिन तो आपको बहुत बेहतरीन सा मैंने कुछ टॉपिक समझाया कि रूस हिंद महासागर में क्यों आना चाहता है। मैंने और भी बताया था कि भारत लोकतंत्र, आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, कि अभी तक लोकसभा की सीट 543 पर ही क्यों स्थापित है, क्यों उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्या कारण थे, क्या कारण वो जायज थे या नहीं थे। सभी चीजों को देखते हुए हमने आगे बढ़ा। आज का सेशन ये लास्ट सेशन होगा, इसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास में मिलते हैं फिर से। चलिए बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का।